Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kyathal. Today is 4th February 2022 and today's important MCQs for nursing jobs exams are: first point, digoxin toxicity is appear when serum level is greater than. Very important question. डिगॉक्सिन ड्रग से रिपीटेडली नर्सिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हर एग्ज़ाम से पहले आप इस टॉपिक को ज़रूर कंप्लीट रिवाइज करके जाएं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस लेवल से ज़्यादा बॉडी में डिगॉक्सिन का लेवल होने पर टॉक्सिसिटी हो सकती है। 0.5 Ng/ml, 1 Ng/ml, 1.5 Ng/ml, 2 Ng/ml। The right answer is option D। याद रखिएगा, अगर डिगॉक्सिन का लेवल हमारी बॉडी में 0.5 से लेकर 2 Ng/ml के बीच में है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसका लेवल 2 Ng से ज़्यादा होने लगा तो तुरंत आप अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि इससे पर्सन में टॉक्सिसिटी सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। आइए इसके बारे में और जान लें। There is a narrow margin between therapeutic and toxic levels of digoxin। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक तो है ड्रग का थेराप्यूटिक लेवल और दूसरा है ड्रग का टॉक्सिक लेवल। याद रखिएगा, थेराप्यूटिक लेवल का मतलब होता है हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में ड्रग की वह मात्रा जिसके होने पर ड्रग प्रभावी होती है, इसका इफ़ेक्ट आता है। अगर ये दवा इस लेवल से ज़्यादा हो जाए तो ये फिर टॉक्सिसिटी लेवल या टॉक्सिक लेवल कहलाता है, और इस लेवल पर पहुंचने के बाद हमारी बॉडी में इस ड्रग के द्वारा एडवर्स इफ़ेक्ट्स कॉज किए जाते हैं, जिससे हमारे बॉडी पर बुरे प्रभाव देखे जाते हैं। थेराप्यूटिक लेवल ऑफ डिगॉक्सिन इज 0.5 to 2 Ng/ml and it becomes toxic when levels increase more than 2 Ng/ml। याद रखिएगा, अगर इसका लेवल 0.5 से 2 Ng के बीच में है तब तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही इस ड्रग का लेवल 2 Ng से ज़्यादा होता है, आपको अलर्ट हो जाना है और इसके बारे में डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू क्लोजली मॉनिटर साइंस ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। प्रीवियस एग्जाम में अक्सर ये भी पूछा जाता है कि डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने पर नर्स को पेशेंट में कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो आप बता सकते हैं एनोरेक्सिया यानी भूख ना लगना, नोजिया वॉमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया और डिसअरिथमियाज। ये सभी सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डिगॉक्सिन ड्रग जो है हमारे हार्ट रेट को कम करके कॉन्ट्रैक्शंस को पावरफुल बनाने का काम करती है। इस कारण हार्ट फेलियर जैसे डिजीज में ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा इज। आपको बताना है कि प्लेसेंटा से कौन सा इम्पॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन बताना है, यानी मेन हार्मोन बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसे आप ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या HCG के नाम से भी जानते हैं। इस हार्मोन को हम कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा के नाम से
जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मसल्स कवर द शोल्डर एंड बैक ऑफ नेक। हमारे शोल्डर्स और नेक के पीछे वाले हिस्से में कौन सा मसल पाया जाता है? ट्रेपेजियम, मैसेटर, बाइसेप्स, टेम्पोरालिस। The right answer is option A. It is trapezium. Trapezium is the muscle that covers shoulder and back of the neck. Question number 4. A client about 8 weeks pregnant asked the nurse when she will be able to hear the fetal heartbeat. The nurse would respond by telling the client that fetal heartbeat can be heard by the Doppler ultrasound device when the gestation is as early which of the following. क्वेश्चन की लेंथ को देखकर आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन को बिल्कुल तसल्ली से और पूरा पढ़ें, उसके मतलब को समझें और उसके बाद आंसर दें। देखिएगा, यहाँ पर 8 सप्ताह की प्रेग्नेंट वुमेन है और ये आपसे नर्स से पूछती है कि मैं अपने बच्चे की हार्ट बीट कब सुन सकती हूँ। तो एज अ नर्स आप उससे बताते हैं कि हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड डिवाइस की मदद से बच्चे की हार्ट बीट को कब डिटेक्ट कर सकते हैं, ये टाइम आपको बताना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था कि आपको ये बताना है कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हुए हम बच्चे की हार्ट बीट को किस गैस्टेशनल एज पर सुन सकते हैं। 4 सप्ताह पर, 8 सप्ताह पर, 15 सप्ताह पर या फिर 18 सप्ताह पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, 8 वीक्स की गैस्टेशनल एज पर हम बच्चे का हार्ट साउंड सुन सकते हैं, हार्ट बीट सुन सकते हैं। हार्ट बीट इज डिटेक्टेड बाय डॉपलर ट्रांसड्यूसर बिटवीन 8 to 10 वीक्स। याद रखिएगा, 8 से 10 सप्ताह की एज पर हम डॉपलर ट्रांसड्यूसर की मदद से हार्ट बीट को डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे कि फीटोस्कोप या स्टेथोस्कोप की मदद से कब हार्ट रेट को डिटेक्ट किया जा सकता है, तो आप बताएंगे 20 वीक्स पर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों ही चीज़ें प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है। Important, in which presentation point of maximum intensity of fetal heart sound at level of umbilicus। आपको बताना है कि बच्चा किस पोजीशन में हो, प्रेजेंटेशन में हो कि आपको उस बच्चे की हार्ट रेट, हार्ट साउंड अम्बिलिकस एरिया पर बेहतर सुनाई दे, ज़्यादा सुनाई दे। वर्टेक्स, ब्रीच, शोल्डर या ब्राउ। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, बच्चा जब बटक्स फर्स्ट पोजीशन में होता है, ब्रीच पोजीशन में होता है, तो उस समय जो फीटल हार्ट साउंड की मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो अम्बिलिकस पर होती है। The point of maximum intensity of fetus heart sound is complete breach is around umbilicus। देखिए, इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर 2 पोजीशंस की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पर 2 मदर्स के डायग्राम बनाते हैं। ये पहली मदर है जिसका ये अम्बिलिकस वाला हिस्सा है, ये दूसरी मदर का अम्बिलिकस वाला हिस्सा है। मान लीजिए अगर जो बच्चा है
वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, तो बच्चे का जो बटक्स वाला पार्ट होगा वो नीचे होगा, वेजाइना की साइड होगा। तो आप इस बच्चे के अंदर जब हर्ट साउंड सुनेंगे तो उसका जो मैक्सिमम साउंड है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, वो इस अम्बिलिकल एरिया के पास होगा। बिकॉज इस पोजीशन में बच्चे का जो हर्ट है वो बिल्कुल अम्बिलिकस के आसपास ही है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चा यदि ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, बटक्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन में है, तो इस बच्चे का जो हर्ट साउंड होगा वो अम्बिलिकस एरिया के आसपास सुनाई देगा। अब अगर सेकंड केस की बात कर ली जाए, जब बच्चा जो है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का मतलब हम समझते हैं कि बच्चे का जो सर है वो वेजाइना की साइड होगा, यानी हेड फर्स्ट टाइप का प्रेजेंटेशन आप इसे कह सकते हैं, और उसका जो दूसरा पार्ट है, बटक्स वाला हिस्सा है, वो ऊपर की तरफ होगा। तो इस प्रकार से यदि बच्चा है तो इस बच्चे का जो हर्ट होगा वो यहाँ पर कहीं अम्बिलिकस से नीचे होगा। तो इस बच्चे का जब हम हर्ट साउंड सुनेंगे स्टेथोस्कोप की मदद से, तो वो हमें अम्बिलिकस से नीचे फील होगा, इस जगह पर फील होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसे रटने की कोशिश करेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर मॉर्निंग डोज ऑफ डिगॉक्सिन टू अ क्लाइंट विथ congestive heart failure. Which data would indicate medication is effective? एक पेशेंट जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से सफरिंग है, उसमें आप मॉर्निंग डोज ऑफ डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं। किस फाइंडिंग के मिलने पर आप ये मानेंगे कि पर्सन को दी जा रही ड्रग इफेक्टिवली इफेक्ट दिखा रही है? ऑप्शन ए, एपिकल हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट, अगर हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट हो जाए। ऑप्शन बी, द क्लाइंट डिनाइज ऑफ हैविंग नोजिया एंड एनोरेक्सिया, क्लाइंट कहे कि मुझे एनोरेक्सिया या नोजिया नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी, क्लाइंट ब्लड प्रेशर 120/80 mm of Hg, बीपी नॉर्मल हो जाए। या फिर ऑप्शन डी, क्लाइंट्स लंग्स साउंड आर क्लियर बाइलेटरली, जब आप पेशेंट के लंग्स को अस्कल्टेट करें तो उसके दोनों लंग्स से क्लियर साउंड आ रहा हो। किस फाइंडिंग के मिलने पर आप ये कहेंगे कि पेशेंट को दी जा रही डिगॉक्सिन इफेक्टिवली अपना इफेक्ट दिखा रही है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर हम सभी जानते हैं हार्ट फेलियर डिजीज कंडीशन ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें पर्सन का जो हार्ट है बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग फ्लूइड को बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर पाता, और इस सिचुएशन में पर्सन का जो बीपी होता है वो काफ़ी कम होता है, यानी पर्सन हाइपोटेंशन स्टेट में होता है। अगर इस पर्सन के अंदर ब्लड प्रेशर नॉर्मल फाइंडिंग के रूप में देखा जाता है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दी गई मेडिसिन डिगॉक्सिन इफेक्टिवली अपना इफेक्ट दिखा रही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, hypertrophic sebaceous gland around the nipples during pregnancy. प्रेग्नेंट वुमेन में निपल्स के आसपास हाइपरट्रॉपिक सिबेशियस ग्लैंड पाई जाती हैं। इन्हें आप किस नाम से जानते हैं? मोंटगोमरीज ट्यूबरकल, सिबेशियस सिस्ट, चैलोज्मा, लाइनिया नाइग्रा। The right answer is option A. इसे हम मोंटगोमरीज ट्यूबरकल के नाम से जानते हैं। हाइपरट्रॉपिक सिबेशियस ग्लैंड अराउंड निपल्स called Montgomery glands during pregnancy called Montgomery's tubercles. निपल्स के अराउंड पाई जाने वाली सिबेशियस ग्लैंड्स को हम मोंटगोमरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इस ग्लैंड्स का साइज थोड़ा बढ़ जाता है, तब ये मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स के नाम से जानी जाती हैं। इसके अलावा
लाइनिया निग्रा एक डार्क कलर स्किन पिगमेंटेशन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान जिफॉइड प्रोसेस से सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, चैलोस्मा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉमनली फाउंड ऑन। आपको बताना है कि प्रेगनेंसी के दौरान चैलोस्मा प्रेग्नेंट वुमेन के किस बॉडी पार्ट पर पाया जाता है, ब्रेस्ट पर, चेस्ट पर, एब्डोमेन पर या फिर चीक्स पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। प्रेगनेंसी के दौरान मदर के चीक एरिया पर, गालों पर डार्क पिगमेंटेशन देखा जाता है, इसे ही हम चैलोस्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्लासिफाइड अंडर पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन पेरेंटल रूट का ऑप्शन नहीं है, विच इज नॉट अ पेरेंटल रूट। इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबलिंगुअल, इंट्रावीनस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, पेरेंटल रूट का मतलब है ऐसे रूट जो कि एंट्रल रूट के अलावा हो, यानी एंट्रल रूट का मतलब है जीआईटी से रिलेटेड, यानी आप माउथ से मेडिसिन ले रहे हैं तो ये आपका एंट्रल रूट कहलाता है। और अगर आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, आईवी या आईडी किसी भी फॉर्म से ड्रग को डायरेक्टली बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं तो ये पेरेंटल रूट कहलाता है। तो आपसे यहाँ पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन पेरेंटल रूट का एग्जाम्पल नहीं है, तो आप बताएंगे सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट का मतलब है मेडिसिन को पेशेंट की जीभ के नीचे रखना, तो ये आपके एंट्रल रूट से रिलेटेड है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। पेरेंटल रूट का मतलब होता है वह सभी रूट जिनमें हमारी बॉडी के अंदर मेडिसिन को ओरल रूट के अलावा किसी और रूट से इंसर्ट किया जाए। इसमें इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, आईवी, आईडी ये सभी रूट्स आते हैं, जबकि एंट्रल रूट वह रूट है जिसके द्वारा हम पेशेंट के जीआईटी के अंदर माउथ के थ्रू या एनएस के थ्रू मेडिसिन को इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पर दिया गया सबलिंगुअल रूट एंट्रल रूट का एग्जाम्पल है। सबलिंगुअल रूट से दी जाने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन जिसके बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक पोटेंट वैसोडाइलेटर है और ये एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन यानी चेस्ट पेन के होने पर एज अ ट्रीटमेंट इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल एक्सेप्ट। सिमिलर चीज है, आपको इसका आंसर पता है। आपको यहाँ पर एंट्रल रूट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है उसे बताना है। सबलिंगुअल, इंट्राडर्मल, रेक्टल या ओरल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इंट्राडर्मल जो है वो पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा सबलिंगुअल, रेक्टल और ओरल ये सभी एंट्रल रूट में इंक्लूड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज इज यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। किसी क्लाइंट में चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज किस कंडीशन में लगाया जाता है ये आपको बताना है।
न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल इफ्यूजन, हीमोथोरैक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज जो है इन तीनों ही कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। आइए इसके बारे में जान लें। मान लीजिए ये आपके लंग्स हैं। इन लंग्स के चारों तरफ चेस्ट वॉल पाई जाती है और लंग्स और इस चेस्ट वॉल के बीच के स्पेस को आप प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। अगर किसी कारणवश इस जगह पर एबनॉर्मली फ्लूइड, ब्लड, पस या एयर किसी भी चीज़ का एक्यूमुलेशन हो जाए, कुछ भी इकट्ठा हो जाए, तो ये कंडीशन प्लूरल इफ्यूजन कहलाती है। अगर इस जगह पर एयर का एक्यूमुलेशन हुआ है तो ये कंडीशन न्यूमोथोरैक्स कहलाएगी, और अगर ब्लड का एक्यूमुलेशन हुआ है तो ये कंडीशन हीमोथोरैक्स कहलाती है। इस कंडीशन में इस एबनॉर्मली एक्यूमुलेटेड सब्सटेंस को इस एरिया से निकालना, बाहर निकालना चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज कहलाता है। इस प्रोसीजर में हम पेशेंट के इस प्लूरल कैविटी वाले हिस्से में चेस्ट ट्यूब लगा देते हैं और धीरे धीरे ड्रेनेज होते हुए ये एयर या फ्लूइड सब्सटेंट यहाँ से बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्मूला टू कैलकुलेट BMI। BMI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको बताना है। बॉडी मास इंडेक्स, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर, वेट इन पाउंड्स, वेट इन मीटर स्क्वायर, वेट इन पाउंड्स, हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिक बट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी करेक्ट। BMI कैलकुलेट करने के लिए आप वेट किलोग्राम में लेंगे और हाइट को मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं BMI इक्वल्स वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, कैंसर ऑफ सर्विक्स इज कॉज्ड बाय। कैंसर ऑफ सर्विक्स किसके द्वारा होता है? रोटा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कोरोना वायरस या HIV। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसे अक्सर HPV के नाम से लिखा जाता है और ये सर्विक्स कैंसर के लिए इम्पॉर्टेंट कॉज के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पोजीशन गिवन टू अ पेशेंट व्हाइल इंसर्टिंग गावास ट्यूब। किसी पर्सन में आपको गावास ट्यूब लगानी है तो इसके लिए कौन सी पोजीशन देंगे? नी डाइस, सुपाइन पोजीशन, मिड फॉरवर्ड पोजीशन या फिर हाई फॉरवर्ड पोजीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर हम पेशेंट को हाई फॉरवर्ड पोजीशन देते हैं। हाई फॉरवर्ड पोजीशन का मतलब है पेशेंट को बिल्कुल सीधा बिठा देते हैं, स्ट्रेट बिठा देते हैं। गावास ट्यूब को आप नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, NG ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसे आप फीडिंग ट्यूब भी कह सकते हैं, बिकॉज गावास का मतलब होता है पेशेंट को फीड करवाना, और इस पर्पस से जो ट्यूब इंसर्ट की जाती है उसे पर्सन के नॉस्ट्रिल से इंसर्ट करते हैं और स्टमक तक लेकर जाते हैं। नोज से इंसर्ट करके स्टमक तक इस ट्यूब को पहुंचाया जाता है और इस ट्यूब की मदद से हम पर्सन को फिर फीडिंग देते हैं।
याद रखिएगा, इसी से सिमिलर एक टर्म और होती है जिसे आप लावाज के नाम से जानते हैं। लावाज वह प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट के स्टमक तक ट्यूब इंसर्ट करने के बाद पेशेंट के स्टमक को वॉश किया जाता है। लावास का मतलब है स्टमक को वॉश करना, जबकि गावास का मतलब है फीडिंग देना। लावाज का इस्तेमाल उस सिचुएशंस में किया जाता है जब पेशेंट ने कोई पॉइजन खा लिया हो, उस सिचुएशन में। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाइकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल एक्सेप्ट। आपको बताना है कि प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन के सर्वाइकल एरिया में, सर्विक्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, एक को छोड़कर। ऑप्शन ए, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट, सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। ऑप्शन बी, सर्विक्स फील लाइक अ लिप ऑफ द माउथ, सर्विक्स जो है माउथ के लिप की तरह सॉफ्ट हो जाता है। ऑप्शन सी, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, जो सर्विक्स है वो नीले रंग का हो जाता है। ऑप्शन डी, सर्विक्स फील्स लाइक अ टिप ऑफ नोज, सर्विक्स जो है वो नोज टिप की तरह सख्त हो जाता है। The right answer is option D. प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारा सर्विक्स पार्ट होता है वो नोज टिप की तरह सख्त नहीं होता, बल्कि लिप्स की तरह सॉफ्ट होता है। सर्वाइकल चेंजेस दैट they are taken place during pregnancy are softening of cervix, प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स का सॉफ्ट होना गुडेल साइन के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स का नीला होना, ब्लूइश डिस्कलरेशन होना चैडविक साइन के नाम से जाना जाता है। इंक्रीज सिक्रेशन विच इज कॉल्ड फिजियोलॉजिक ल्यूकोरिया ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान सिक्रीशंस का बढ़ जाना फिजियोलॉजिक ल्यूकोरिया कहलाता है। सर्विक्स फील्स लाइक अ लिप्स ऑफ माउथ, याद रखिएगा, जब वुमेन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में होती है तो उसका जो सर्विक्स है वो वुमेन के नोज टिप की तरह सख्त होता है, लेकिन जब वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका जो सर्विक्स है वो लिप्स की तरह सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह से भी हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोलॉजिक एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला फिजियोलॉजिक एनीमिया किस कारण से होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ऑफ द मदर, मदर में ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने के कारण। ऑप्शन बी, डिक्रीज डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन प्रेगनेंसी टेस्ट इज, जो प्रेगनेंसी के दौरान आयरन का इनटेक कम होना। ऑप्शन सी, डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद इरिथ्रोपोइटिन का कम होना। ऑप्शन डी, इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आयरन बाय मैटरनल लेवल, आयरन का डिटॉक्सिफिकेशन होना। इन चारों में से आपको बताना है कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया होने का क्या कारण है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम ऑफ द मदर, मदर में ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना, इस कारण से फिजियोलॉजिक एनीमिया देखने को मिलता है। आइए इसे और क्लियर करें। फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी अकर्स ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला
फिजियोलॉजिक एनीमिया, स्यूडो एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन के शरीर में फ्लूइड की मात्रा बढ़ने के कारण जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लाज्मा वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 50%, whereas red blood cells count increase only 30%, which result into hemodilution। प्रेगनेंसी के दौरान मदर में जो प्लाज्मा है उसकी मात्रा लगभग 50% तक बढ़ जाती है, लेकिन आरबीसी जो है वो ओनली 30% ही बढ़ती है। इस वजह से जो ब्लड है वो काफ़ी डाइल्यूटेड रहता है, पतला हो जाता है, और इसी कारण प्रेगनेंसी में एनीमिया होता है। एनीमिया का मतलब है बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना, और हीमोग्लोबिन जो है आरबीसीज पर पाया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन डी इज मैक्सिमम इन। आपको बताना है विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? एग्स में, कॉड लिवर ऑयल में, मिल्क में, या फिर फिश फैट में? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। कॉड लिवर ऑयल जो है विटामिन डी का अच्छा सोर्स माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विटामिन डी किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे वो है हैलीबट लिवर ऑयल। हैलीबट लिवर ऑयल, ये हैलीबट जो है एक प्रकार की फिश है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है, और इन ऑप्शंस के अनुसार कॉड लिवर ऑयल इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 20, a vaginal exam reveals a breech presentation. The nurse should take which of the following action at this time? किसी पर्सन में वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के बाद ये पता चलता है कि इस बच्चे में जो, इस मदर में जो बेबी है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, यानी बटक्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन में है। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप कौन सा एक्शन सबसे पहले लेंगे? ऑप्शन ए, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर सिजेरियन सेक्शन, हम उसे सिजेरियन डिलीवरी के लिए तैयार करेंगे। ऑप्शन बी, अप्लाई द फीटल हार्ट मॉनिटर, हम उसमें मॉनिटर कनेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी, प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, हम उसे ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे। ऑप्शन डी, परफॉर्म द अल्ट्रासाउंड एग्जाम, हम यूएसजी करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, जब भी आपको ये पता चलता है कि डिलीवरी में जो बेबी है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, तो सबसे पहले हम इस मदर में फीटल हार्ट मॉनिटर कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि बच्चे की हार्ट रेट्स चल रही हैं या नहीं, या ज़्यादा हैं या कम हैं, फीटल डिस्ट्रेस में तो नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द नर्स इज कैरिंग फॉर अ ग्रेविडा वन admitted in labor. Which finding would suggest the need for internal fetal monitor? एक ग्रेविड वन वुमेन लेबर के लिए एडमिट हुई है, और नीचे बताए ऑप्शंस में से आपको उस फाइंडिंग को सेलेक्ट करना है जिसके बिहाफ पर आप ये डिसाइड करेंगे कि अब इस वुमेन को इंटरनल फीटल मॉनिटर की आवश्यकता है। ऑप्शन ए, द सर्विक्स इज डायलेटेड 5 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन बी, द फीटल हार्ट टोन्स आर डिफ़िकल्ट टू असेस यूजिंग एक्सटर्नल टोको मॉनिटर, हम टोको मॉनिटर के द्वारा भी फीटल हार्ट रेट को असेस नहीं कर पा रहे हों। ऑप्शन सी, फीटस इज एट स्टेशन 0, बच्चा स्टेशन 0 पर हो।
ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 मिनट्स, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो हर 3 मिनट्स में आ रहे हों। The right answer is option B. The fetal heart tones are difficult to assess using external toco monitor. देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको लैंग्वेज पर फोकस करना चाहिए था। यहाँ पर जनरली लेबर के दौरान हम एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग, एक्सटर्नल फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इस इक्विपमेंट से आप बच्चे की हार्ट रेट को असेस नहीं कर पा रहे होते हैं तो इस सिचुएशन में हमें एक्सटर्नल की जगह इंटरनल फीटल मॉनिटर इस्तेमाल करना होता है। और यही बात ऑप्शन बी में कही गई है। अगर हम एक्सटर्नल टोको मॉनिटर के द्वारा बच्चे की हार्ट रेट को नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं असेस कर पा रहे हैं, तब हमें इंटरनल फीटल मॉनिटर लगा देना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। There are only a few reasons to apply internal monitor. Internal monitor इन conditions में लगाया जाता है। If the fetus is in distress, बच्चा जब distress में हो, और if the fetal heart tones are cannot be assessed by external monitor, या फिर बच्चे की जो heart rate है, heart sound है, उसे आप external monitor से नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं। Question number 22. Which nursing diagnosis is most appropriate for the client as she completes the latent phase of labor? लेबर की फर्स्ट स्टेज की लेटेंट फेज कंप्लीट होने के बाद वुमेन के लिए इंपॉर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा होगा? ऑप्शन ए impaired gas exchange related to hyperventilation. हाइपरवेंटिलेशन के कारण उस वुमेन में गैस एक्सचेंज इम्पेयर हो गया है। ऑप्शन बी अल्टरेशन इन ऑक्सीजन परफ्यूजन रिलेटेड टू मैटरनल पोजीशन। मैटरनल पोजीशन के कारण जो ऑक्सीजन का परफ्यूजन है वो कम हो गया है। ऑप्शन सी impaired फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू फीटल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। फिजिकल मोबिलिटी इम्पेयर होने के कारण। ऑप्शन डी पोटेंशियल फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू डिक्रीज फ्लूइड इंटेक। फ्लूइड इंटेक कम होने के कारण फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होना। विच इज द इंपॉर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर दिस वुमेन इन लेबर्स लेटेंट फेज कंप्लीशन? The right answer is option D. Potent fluid volume deficit related to decreased fluid intake. आइए इसका रैशनल जान लें। जब वुमेन लेबर के लिए एडमिट की जाती है तो उस समय उस वुमेन से कहा जाता है कि आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं, ना ही कुछ पी सकते हैं, अदरवाइज आप में नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है। और लेबर प्रोसेस के दौरान वुमेन को पेन होता है, उसको पर्स्पिरेस होता है यानी स्वेटिंग होती है। तो इस सिचुएशन में जो बॉडी फ्लूइड है उसकी मात्रा कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और इस कारण से हमारे लिए इस फेज के बाद में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, इसको इम्पॉर्टेंटली नर्सिंग डायग्नोसिस के रूप में इंक्लूड किया जाएगा। आइए इसे एक बार रीड कर लेते हैं। क्लाइंट एडमिटेड इन लेबर आर टोल्ड नॉट टू ईट during labor or to avoid nausea and vomiting. Ice chips may be allowed, but this amount of fluid is not sufficient to prevent dehydration. लेबर के दौरान हम वुमेन को आइस चिप्स दे सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा वुमेन की जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है ये पूरी नहीं हो सकती और उसमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following is a characteristic of
रीएश्योरिंग फीटल हार्ट रेट पैटर्न। आपको बताना है कि कौन सी फाइंडिंग यहाँ पर फीटल हार्ट रेट पैटर्न को सही बताती है। ऑप्शन ए, फीटल हार्ट रेट 170 टू 180 बीट्स पर मिनट। अगर बच्चे की हार्ट रेट 170 से 180 बीट्स पर मिनट हो, अ baseline variability of 25 to 35 beats per minute, ominous periodic changes, acceleration of fetal heart rate with fetal movement. The right answer is option D. याद रखिएगा, जब भी बच्चा मूवमेंट करता है, एक्टिविटी करता है, तो इस मूवमेंट के साथ जो फीटल हार्ट रेट है वो इंक्रीज होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। बच्चे की एक्टिविटी के कारण, मूवमेंट के कारण उसकी हार्ट रेट अगर बढ़ती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 24. The nurse asked the client with a epidural anesthesia to void every hour during labor the rationale for this intervention. हम सभी जानते हैं कि पूरे लेबर प्रोसेस में काफ़ी समय लग जाता है, कई घंटे लग जाते हैं, और अगर क्लाइंट को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो हम पेशेंट से हर 1 घंटे बाद में वॉइड करने के लिए कहते हैं। ऐसा क्यों? क्या रीज़न है कि उसे हर 1 घंटे बाद वॉइडिंग करना है? इसके लिए पूछा जाता है। ऑप्शन ए कहता है द ब्लैडर फिल्स मोर रैपिडली बिकॉज ऑफ मेडिकेशन यूज्ड फॉर एपिड्यूरल। इस एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के दौरान जो मेडिसिन्स दी जाती हैं उसकी वजह से ब्लैडर जल्दी फिल हो जाता है, इसलिए हर घंटे उसे वॉइड करने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन बी कहता है हर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज सच दैट शी इज इन अ ट्रेंस लाइक स्टेट। पेशेंट फुली कॉन्शियस नहीं होता। ऑप्शन सी द सेंसेशन ऑफ ब्लैडर फिलिंग इज डिमिनिश्ड और लॉस्ट। पेशेंट में ब्लैडर फुल हो चुका है, इस चीज़ का सेंसेशन इस एनेस्थीसिया इफेक्ट के कारण लॉस हो जाता है। ऑप्शन डी she is embarrassed to ask for bedpan that frequently। हो सकता है वुमेन को वॉइड करना हो लेकिन वो एम्बेरस फील कर रही है, वो पूछ नहीं पा रही, संकोचित है, तो इस वजह से हम अपनी तरफ से ऑफर करते हैं, पूछते हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट करेक्ट रैशनल फॉर दिस वुमेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, अगर आप लेबर के दौरान किसी भी वुमेन को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाते हैं तो उसके अंदर ब्लैडर फुल हो चुका है, इस चीज़ का सेंसेशन होता ही नहीं है, यानी उसे यूरिन पास करने की अर्ज महसूस ही नहीं होती, उसे अर्ज टू वॉइड फील ही नहीं होता, या सेंसेशन बहुत ही डिमिनिश हो जाता है। इस वजह से हम उस वुमेन को हर थोड़े समय के बाद या 1 घंटे के बाद वॉइड करने के लिए कहते हैं, यूरिन पास करने के लिए कहते हैं, ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए कहते हैं। अगर मान लीजिए वुमेन का ब्लैडर अगर एम्प्टी नहीं होगा, उसमें यूरिन रहेगा, तो इसकी वजह से जो लेबर है वो डिले हो सकता है, प्रोसेस जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। तो लेबर के प्रोसेस को स्मूथली रन करने के लिए ब्लैडर का एम्प्टी होना आवश्यक है। होपफुली दिस इज क्लियर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 25. A client in the family planning clinic asked the nurse about the most likely time for her to conceive. The nurse explains that conception is most likely occurs when family planning
क्लिनिक में एज अ नर्स आप ड्यूटी कर रहे हैं, एक पेशेंट आपसे पूछता है कि कंसीव करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए कौन सा टाइम सबसे सही होगा, तो इसे आप कौन सा टाइम बताते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एस्ट्रोजन लेवल आर लो, जब एस्ट्रोजन लेवल लो हो। ऑप्शन बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल हाई हो। ऑप्शन सी एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिन हो। ऑप्शन डी प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल लो हो। इन चारों में से किस समय को हम कंसीव करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए फेवरेबल मानेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जिस समय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई होता है उस समय को हम प्रिफर करते हैं, और उसके पीछे का रैशनल ये है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। देखिएगा, कंसीव करने के लिए ओवम का स्पर्म से मिलना जरूरी है, और जब ओवम रिलीज होगा तभी तो स्पर्म से मिल पाएगा। तो हम उस समय को प्रेफरेंस देते हैं जबकि ओव्यूलेशन हो चुका हो, ओवम रिलीज हो चुका हो, और इस ओवम को रिलीज करवाने के लिए हमारी बॉडी में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है। जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई होता है, पीक पर होता है, उस समय ओव्यूलेशन हो जाता है, और यही समय बेस्ट माना जाएगा इंटरकोर्स करने और प्रेग्नेंट होने के लिए। एट अबाउट 14th डे कंटिन्यू डिक्रीज द एस्ट्रोजन स्टिमुलस द रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर किसी वुमेन में 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14th डे पर जो एस्ट्रोजन है वो इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो रिलीज होता है और ओव्यूलेशन हो जाता है। LH surge is responsible for ovulation or the release of dominant follicles in preparation of conception, which occurs within the next 10 to 12 hours after LH peak। याद रखिएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का पीक होना LH सर्ज के नाम से जाना जाता है, और LH सर्ज होते ही अगले 10 से 12 घंटे के भीतर ओव्यूलेशन हो जाता है। आंसर ए इनकरेक्ट है, बिकॉज एस्ट्रोजन का लेवल ओव्यूलेशन की शुरुआत में हाई होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शुरुआती समय में एस्ट्रोजन का लेवल हाई देखा जाता है। ऑप्शन सी इनकरेक्ट था, बिकॉज जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो थिक होनी चाहिए, ना कि थिन। हमारे जो यूट्रस के इनर साइड की जो लाइनिंग होती है, इनर लेयर होती है, इसे आप एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। जब फर्टिलाइज ओवम यहाँ पहुँचता है तो इसे इम्प्लांट होने के लिए थिक एंडोमेट्रियम लेयर की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पर एंडोमेट्रियम थिन होगी, पतली होगी या नहीं होगी, तो उस समय एग किस प्रकार से इम्प्लांट हो पाएगा? तो याद रखिएगा, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो थिक होनी चाहिए, ना कि थिन। इसके अलावा आंसर डी इज इनकरेक्ट, बिकॉज द प्रोजेस्ट्रॉन लेवल आर हाई नॉट लो। इस दौरान प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल भी हाई होना चाहिए, ना कि लो होना चाहिए। होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। A 10 years old child is diagnosed with lymphocytic thyroiditis। एक 10 साल का बच्चा जिसे lymphocytic thyroiditis disease है, the nurse should explain the parents and child that the condition is। एज अ नर्स आप इस बच्चे को इस डिजीज के रिगार्डिंग कौन सी कंडीशन के बारे में बताएंगे? ऑप्शन ए, आप बताएंगे कि ये क्रॉनिक है, इनहेरिटेड है, डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है, या प्रोबेबली टेम्पररी है।
lymphocytic thyroiditis? The right answer is option A. याद रखिएगा, lymphocytic thyroiditis कंडीशन क्रॉनिक कंडीशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। आइए इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लें। Lymphocytic thyroiditis is a chronic autoimmune illness disorder which also known as Hashimoto thyroiditis. Lymphocytic thyroiditis को आप हाशीमोटो थायरॉइडाइटिस के नाम से भी जानते हैं और ये एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून इलनेस है। यानी क्रॉनिक शब्द का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज़ धीरे धीरे पर्सन में डेवलप होता है, अचानक नहीं आता। तो इट कॉजेज ऑटो इम्यून मीडिएटेड लिम्फोसाइटिक इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। इस डिजीज़ के अंदर पेशेंट की ऑटो इम्यून एक्टिविटी के कारण थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन आ जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 27. A 3 months old infant has been diagnosed with congenital hypothyroidism. What is the probable effect on the child's future if treatment is not begin early infancy? एक 3 महीने का बच्चा जिसे कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन है, इस बच्चे में यदि ट्रीटमेंट को सही समय पर शुरू नहीं किया गया तो भविष्य में इसे कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? आपके ऑप्शंस हैं लाइफ लॉन्ग माइक्सिडीमा, ऑप्शन बी मोर सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ स्पास्टिक पैरालिसिस, ऑप्शन डी repeated episodes of thyrotoxicosis. The right answer is option B. याद रखिएगा, अगर बच्चे में थायराइड हार्मोन कंजेनाइटली नहीं बन रहा है तो ये कंडीशन फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को इम्पेयर कर सकती है। बच्चे में सीवियर मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। बच्चा मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है। क्रेटिनिज्म और कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ अ कंजेनाइटल कंडीशन caused by lack of thyroid hormone into childhood, which is characterized by physical and mental development, arrested physical and mental development, and lowered basal metabolism. कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म को आप क्रेटिनिज्म के नाम से जानते हैं। इस डिजीज़ में बच्चे के शरीर के अंदर थायराइड हार्मोन का निर्माण नहीं होता और हम सभी जानते हैं कि थायराइड हार्मोन बच्चे के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो बच्चे के अंदर फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी और उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा। टेक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 28. A client tells the nurse that she plans to use rhythm method of birth control. The nurse is aware that success of this rhythm method depends on. एक नर्स से एक पेशेंट ये कहता है कि वो बर्थ कंट्रोल करने के लिए रिदम मेथड का यूज़ करना चाहती है। तो इस सिचुएशन में इस मेथड के सक्सेस के पीछे कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए एज ऑफ द क्लाइंट, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, ऑप्शन सी regularity of menses, option D range of client's temperature.
The right answer is option C, regularity of menses. The success of rhythm method of birth control is depend on the client's menses being regular. देखिएगा, बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो रिदम मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसमें कपल के द्वारा इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान मेंस्ट्रुअल फ्लो होने से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद इंटरकोर्स नहीं करना है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वुमेन के अंदर जो पीरियड है वो बिल्कुल सेम ड्यूरेशन का होना चाहिए। मान लीजिए किसी मंथ जो साइकिल की ड्यूरेशन है वो कम हो गई या बढ़ गई, तो आपने एक पर्टिकुलर टाइम को फॉलो किया है, और अगर मान लीजिए किसी कारण से ओव्यूलेशन 2 दिन 3 दिन बाद होता है और आपने उस दिन इंटरकोर्स किया, तो वहाँ पर इस मेथड के फेलियर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिदम मेथड की जो सक्सेस है वो रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड पर निर्भर करती है। अगर किसी वजह से डेज में वेरिएशन आता है तो ये मेथड फेल हो सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 29। द क्लाइंट विथ डायबिटीज ask the nurse for advice regarding methods of birth control. Which method of birth control is most suitable for the client with diabetes? Important question. एक डायबिटीज पेशेंट है जो कि आपसे बर्थ कंट्रोल के मेथड्स के बारे में पूछता है, तो आप इस डायबिटीज पेशेंट को कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड बताएंगे जो इसके लिए सबसे सूटेबल माना जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, डायफ्राम, कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज। The right answer is option C. आइए इसके बारे में और जान लें। The best method of birth control for the client with diabetes is diaphragm. डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए बेस्ट मेथड होता है डायफ्राम। The intrauterine device in answer A prevents the implantation by producing inflammatory response. The client with diabetes have an increased response to inflammation. देखिएगा, हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर जितना उसे हो सके किसी भी प्रकार की स्किन इंजरी या इन्फ्लामेशन से बचाना चाहिए, अदरवाइज उनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। अगर आपने इस क्लाइंट में इंट्रायूट्राइन डिवाइस एडवाइस किया तो हो सकता है पेशेंट में इसे इम्प्लांट करते समय या ड्यूरिंग इंटरकोर्स या किसी भी समय पेशेंट को इंजरी हो जाए, या इसके जो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कॉज करने का तरीका है उसके कारण वुमेन में इन्फ्लामेशंस आए जो कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस तो आप डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कभी भी एडवाइस नहीं करेंगे। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक ऐसा कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आपको इंटरकोर्स करने के बाद, इंटरकोर्स करने से पहले सर्विक्स एरिया पर लगाना होता है। इससे क्या होगा, जितने भी स्पर्म्स होंगे यहाँ पर आकर उनकी मूवमेंट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और सर्विक्स के अंदर ये स्पर्म एंटर नहीं कर पाते। एक तरह से ये बैरियर को बनाकर कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट क्रिएट करता है, जो कि एक यूजफुल मेथड है डायबिटीज़ के लिए स्पेशली। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन आंसर बी आर नॉट बेस्ट मेथड बिकॉज दे टेंड टू एलिवेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। डायबिटीज़ के पेशेंट को कभी भी आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं एडवाइस करेंगे, क्योंकि अगर वे ये पिल्स को लेते हैं, इन दवाइयों को लेते हैं, तो उनके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है
और फिर वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आप कभी भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट को OCP प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंजेस अलोंग आर नॉट बेस्ट प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, सो आंसर डी इज इनकरेक्ट। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का स्पंज लेना ये एक इफ़ेक्टिव तरीका नहीं माना जाता, इसमें फेलियर रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम जनरली इस मेथड को सजेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द डॉक्टर सस्पेक्ट दैट client has an ectopic pregnancy. Which symptom is consistent with diagnosis of ectopic pregnancy? असेसमेंट के दौरान डॉक्टर को ये लगता है कि वुमेन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। आपको नीचे बताए ऑप्शंस में से उस सिम्टम को चुनना है जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बताता हो। ऑप्शन ए कहता है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। ऑप्शन बी कहता है एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। ऑप्शन सी कहता है थ्रोम्बिंग पेन इन द अपर क्वाड्रेंट। ऑप्शन डी कहता है सडन स्टैबिंग पेन इन लोअर क्वाड्रेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सडन स्टैबिंग पेन इन द लोअर क्वाड्रेंट। देखिएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि फर्टिलाइज्ड ओवम अगर अपनी नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट पर इम्प्लांट ना होकर किसी और जगह पर इम्प्लांट हो जाए तो ये कंडीशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानी जाती है। जनरली फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस के पोस्टीरियर पार्ट यूट्रस के फंडस वाले हिस्से में पोस्टीरियर सरफेस पर इम्प्लांट होते हैं। अगर ये यहाँ इम्प्लांट ना होकर कहीं और हो जाएं तो ये कंडीशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, तो आप बताएंगे फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में भी पूछा जाए तो आप बताएंगे एम्प्यूला। एम्प्यूला वह स्थान है फैलोपियन ट्यूब का जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और मैक्सिमम यहीं पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी देखी जाती है। इसके अलावा एम्प्यूला पार्ट फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा और लंबा पार्ट होता है। इसका जो डायमीटर है वो अराउंड 5 mm और इसका जो लेंथ है वो अराउंड 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होती है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस, ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक।